नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। और साथियों, हमने अपनी पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आर्टिकल 14 को डिस्कस किया था, उस पर चर्चा की थी और आर्टिकल 14 को फुली डिस्कस किया था। तो अब हम इस पे डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 के केस लॉ। आर्टिकल 14 जो है हमें बताता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष बराबरी का के लिए मना नहीं करेगा। स्टेट हमने आर्टिकल 12 के अंदर डिस्कस किया था। टू एनी पर्सन का मतलब ही और सी और कोई भी ह्यूमन बीइंग और इवन थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल किया गया है। एनी पर्सन का मतलब और कॉर्पोरेट पर्सन को भी इसमें शामिल किया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन होगा, किसी व्यक्ति को भी अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो भी ऑर्डिनरी लॉ होगा वो सभी पर समान तरीके से लागू होगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। सभी को समान कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया है। अब हम इसके केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा एक केस लॉ आया था एयर इंडिया वाला। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस का केस आया था। इस एयर इंडिया वर्सेस नरगिस, इसमें ये आया था 1981 के अंदर। 1981 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया कि जो एयर इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई कि भी कोई भी महिला, कोई भी वुमेन है को वो 35 साल की एज में रिटायर हो जाएगी और जो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी उस समय भी वो रिटायर हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया that this policy is a unconstitutional or so therefore it's a null and void। ये null and void होगा। तो ये क्योंकि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है, तो इस तरह से ये जो है एक बहुत ही जो है फेमस केस है। और समझने की चीज है कि भी आर्टिकल 14, जहां पर भी आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और नॉट इवन द पिटीशन, इवन पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी या फिर लेटर के माध्यम से या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी भी जस्टिस या चीफ जस्टिस को हम लिख सकते हैं तो कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो इस तरह से ये केस आया। तो इसमें और इसके अलावा और भी जो है इसमें बहुत ही जो फेमस जो है और लैंडमार्क जजमेंट का मतलब होता है जो फेमस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है। तो ये आर्टिकल 14 का जो मैंने आपको एक केस बताया। इसके अलावा एक केस और आया था जो होमोसेक्सुअलिटी पे था। एक शब्द है होमोसेक्सुअलिटी पे केस आया। इस केस का नाम था नवजेत सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आया था 2018 में। इस केस के माध्यम से आर्टिकल 14 को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये केस था आईपीसी के, इंडियन पेनल कोड के 377 धारा पे। तो 377 जो धारा है वो क्या कहती है कि 377 जो धारा ये कहती है कि करनाल इंटरकोर्स यानी फिजिकल रिलेशन अपोजिट नेचुरल प्रकृति के नियम के खिलाफ
तो अगर इंक्लूडिंग कंसेंटिंग पार्टी, इंक्लूडिंग कंसेंसुअल सेक्स भी है तो भी वो पेनलाइज किया जाएगा, उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी और लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रावधान था। लेकिन यहां पर 377 को स्ट्राइक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि जैसे कंसेंटिंग पार्टी अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, जैसे बॉयज और गर्ल या महिला और पुरुष अपनी कंसेंट से फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, वो उनका फंडामेंटल राइट्स है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है और उनकी पर्सनल डिग्निटी है। तो उसी तरह से अगर अपोजिट जो सेक्स वाले हैं, अगर वो कंसेंटिंग रिलेशन बनाते हैं, कंसेंशुअल सेक्स करते हैं, तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इसलिए जो है इसको 377 को स्ट्राइक डाउन किया। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें कहा कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो ये बहुत ही फेमस केस है और इसको समझने के लिए, आर्टिकल 14 को समझने के लिए जो है हमें इस तरह से जो है हमें केस लॉ से हमें बड़ी मदद मिलती है। इसके बाद जेंडर जस्टिस पर आधारित केस है, जेंडर जस्टिस, और इसका नाम है शाहबानो का केस, नाम है शाहबानो। ये भी बहुत फेमस केस है, 1985 के अंदर आया था। इसमें शाहबानो नाम की जो पेटिशनर थी, इन्होंने 125 के अंदर धारा जो है 125 सीआरपीसी की अपनी पिटीशन फाइल की, खर्चा मांगने के लिए, मेंटेनेंस के लिए अपने हस्बैंड के खिलाफ। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर जो है 125 जो है अप्लीकेबल उस समय नहीं थी। कोई भी मुस्लिम औरत है, मुस्लिम महिला है, वो 125 के तहत मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्ट्रिक डाउन किया शाहबानो के केस में कि भाई ये आर्टिकल 14 का और 21 का वायलेशन है। इसलिए जो है ये जो मुस्लिम लॉ का जो प्रावधान था, वो जो उसमें महिलाओं को एक पाबंदी लगाई थी, उसको स्ट्राइक डाउन करके तो ये जजमेंट दे दिया। तो इसी तरह से जो जेंडर इनजस्टिस पे अब एक केस और है, जेंडर जस्टिस पे जहां पर लिंग का भेद किया गया था, वो केसेस। तो विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1997 में केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की और ये एक बावरी देवी नाम की कोई लेडी थी, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। तो विशाखा जिसने केस फाइल किया था, वो एक किसी ट्रस्ट को चलाती थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है, और ये जहां पर भी महिला काम करती है तो हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस। तो वो गाइडलाइंस दी और गाइडलाइंस और जजमेंट के बाद जो है ये एक्ट भी बना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस। तो ये एक्ट बाद में बना इस जजमेंट के बाद। ये जजमेंट 1997 में 1997 में आया था। तो 5 जज ये जो है आर्टिकल 14 और 19 का और 19 और 21 का वायलेशन है। और इसी तरह से एक केस और आया जो जेंडर जस्टिस पे ही था। मैं खासकर वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, जिसमें लिंग भेदभाव किया गया था। जैसे सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 22 अगस्त 2017 को आया था और 5 जजों का फैसला था। ये 5 जजों का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। इसमें क्या डिसाइड किया गया था, ये 3-2 के अनुपात में आया था। 3-2 के अनुपात में, 3 मेजोरिटी में थे, 2 माइनॉरिटी में था। यानी कि 5 जज बैठे हुए थे, 3 जजों का फैसला एक तरफ था और 2 जजों का फैसला एक तरफ था। यानी कि 3 जज
जजों का फैसला मेजोरिटी में ये आया कि जो ट्रिपल तलाक, जो तीन तलाक वाली जो पॉलिसी है या कानून है, पर्सनल कानून है जो मुस्लिम लॉ के अंदर, वो महिला की डिग्निटी का हनन करता है और आर्टिकल 12 और 21 का वायलेशन करता है। इसलिए ट्रिपल तलाक को डिलीट कर दिया गया, स्ट्रिक डाउन कर दिया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। तो ये पांच जजों का फैसला था। तो इससे भी आप आर्टिकल 14 को समझ सकते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 की थीम क्या है, आर्टिकल 14 का उद्देश्य क्या है। तो एक और केस आया, वो बड़ा फेमस केस है, उससे आपको ये चीज आर्टिकल 14 समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जो वो भी जेंडर जस्टिस पे था, उसका वो ये केस था सबरीमाला टेम्पल पे। ये इसका जो टाइटल था, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर जो सबरीमाला मंदिर है, वहां पर कस्टम है कि 10 से लेकर 50 साल तक की महिलाओं का उस मंदिर के अंदर जो है प्रवेश पर मनाही थी। तो इसलिए इंडियन यंग लॉयर उन्होंने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ केरला के खिलाफ कि भाई जो पॉलिसी जो है, तो ये जो है किसी भी महिला के आर्टिकल 14 और 21 और 19 का उल्लंघन है। इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन करके, क्योंकि ये इनका किसी भी जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो इसी तरह से एक और जेंडर जस्टिस पे एक और केस मैं आपको बता के अपनी बात खत्म करूंगा और ये वीडियो खत्म करूंगा। जोसेफ साइन, ये नोट कर लेना, यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो मैं केस लॉ वगैरह और ये जो प्रावधान बता रहा हूं, ये भारत के नागरिकों को, एक आम आदमियों के लिए तो है ही है, लेकिन अगर कोई भी जुडिशरी वगैरह की जो तैयारी वगैरह करते हैं, जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, न्यूली जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए भी बड़े बेनिफिट की चीजें हैं ये। क्योंकि मैं आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ कि ये केस था, जैसे जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2019 में आया था, ये 2019 में आया था। और ये आर्टिकल 14, 15 और 21, 14, 15 और 21, 14 में राइट टू इक्वलिटी, 15 के अंदर भी महिलाओं के लिए स्पेशल जो है राइट्स है, 21 राइट टू लाइफ। तो इन अनुच्छेदों का जो है उल्लंघन है, ऐसा इस केस में पाया गया। ये जो केस था सेक्शन 497 पर था, ये सेक्शन 497 पे था। 497 ये क्या कहता है, 497 क्या कहता है, इसका जो मैं बेयर प्रोविजन में पढ़ देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 497 इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनलाइज एडल्ट्री। इसमें क्या कहा गया, क्रिमिनलाइज एडल्ट्री शब्द आया, एडल्ट्री पुनिशिंग ए मैन, किसी भी आदमी को पुनिश किया जाएगा, आदमी को, फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर वुमेन, जो अनदर वुमेन, यानी किसी दूसरे की, अनदर जो है, अनदर मैन वाइफ्स, अनदर मैन, ये मैन है, ये किसी दूसरे के आदमी की औरत है, यानी कि कोई दूसरा कोई आदमी है, उसकी औरत है,
उसके साथ कोई भी व्यक्ति इंटरकोर्स कर लेता है, फिजिकल रिलेशन अगर बनाता है विदाउट कंसेंट, उस आदमी के बिना, जिसकी पत्नी है, जिसकी पत्नी है, इसकी मर्जी के खिलाफ, यानी कि इसकी जो है ये पत्नी है और इसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको, जैसे मान लो ये ए है, ए जो है बी के साथ संबंध बनाता है और जो बी जो है एच की पत्नी है, तो ए जो है बी के साथ, यानी कि एच की पत्नी के साथ संबंध बनाता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है बिना इसकी सहमति से, तो ये जो है ये क्रिमिनलाइज है और इसको पुनिशमेंट का प्रावधान है। और इसमें इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या थीम पकड़ी, इसकी बिना सहमति, यानी कि इसको बिना को उठा दो, यानी कि सहमति, अगर सहमति है तो ये ऑफेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बी है, ये महिला है, ये कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी है। अगर सहमति दे दी, एच ने सहमति दे दी कि भाई तू इसके साथ संबंध बढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल 14 का, 19 का और 21 का उल्लंघन है, 15 का भी उल्लंघन है, क्योंकि महिला कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है लिंग के आधार पर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में, नोट कर लेना, 2019 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस सेक्शन को, किस सेक्शन को, 497 जो आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता का, इसको स्ट्राइक डाउन किया और इसको नल एंड वाइड किया। तो इस तरह से हमने जो है कुछ केस ला हमने समझे आर्टिकल 14 को समझने के लिए कि आर्टिकल 14 की थीम क्या है, आर्टिकल 14 का मतलब क्या है, उसका बेस क्या है, आर्टिकल 14 कहता क्या है कि कोई भी किसी प्रकार से कोई कानून के समक्ष सभी बराबर है, कानून सबका, किसी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये बहुत सारे जजमेंट हैं इसके अलावा भी, तो ये आप इसको समझ सकते हो। लेकिन आर्टिकल 14 की अगर थीम समझ में आ जाती है तो आई थिंक जो है ये आप इसको खुद भी समझ सकते हो और खुद भी स्टडी कर सकते हो। तो आई थिंक जो है मुझे होप है, मुझे उम्मीद है कि अनुच्छेद 14 आप लोगों को समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। पुनः जो है अगली वीडियो में अगले टॉपिक यानी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 को लेकर हम चर्चा करेंगे, वो जल्द ही उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।